हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, जो है आपका ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपका बीच में एक चैप्टर छोड़ दिया है। इससे पहले आपका दिया था चैप्टर पर्यावरण का, और उसमें आपका हरित गृह प्रभाव वगैरह सब कुछ दिया है। तो पहले हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद मैं आपका पर्यावरण वाला करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो ऊष्मा से स्टार्ट करते हैं। पहला जब इसमें जो टॉपिक पहला है वो आपका ऊष्मा है, उसके बाद आपका टॉपिक है प्रकाश, और तीसरा टॉपिक है आपका ध्वनि। तो शुरू करते हैं आज ऊष्मा से। ऊष्मा क्या होती है? तो ऊष्मा को हम बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, और जो ऊष्मा होती है ये ऊर्जा का ही एक रूप होता है, जो किसके कारण होता है? ताप के कारण होता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करें तो किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ही कहा जाता है ऊष्मीय ऊर्जा या फिर ऊष्मा, ठीक है। कोई पदार्थ यदि गर्म और ठंडा है तो उसमें गर्म और ठंडक के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी वही कहलाएगी आपकी ऊष्मा। ऊष्मा की मात्रक की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मात्रक हमेशा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका जूल, परंतु इसका व्यावहारिक मात्रक या जो यूज़ किया जाता है मात्रक वो होता है आपका कैलोरी, ठीक है। एक कैलोरी बराबर होता है आपका 4.2 जूल, या फिर बहुत सटीक मान में जाएंगे तो 4.18 जूल आपका ज़्यादा करेक्ट रहेगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन एक साथ मिलेंगे नहीं, और अगर मिलते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? 4.18 जूल। अति लघुत्तरी में आता है तो चाहे आप इसको लिखें चाहे इसको, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी होती है आपकी 10 की घात 3 कैलोरी के बराबर, और अगर 1 किलो कैलोरी का मान हम जूल में निकालें तो कितना निकल के आता है? 4.18 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस जो आपका एक यहाँ पर 10 की घात 3 कैलोरी था, यहाँ पर 1 कैलोरी का मान रख दिया और निकल के आ गया आपका जूल में, ठीक है। तो इन तीनों मात्रकों को ध्यान रखना, कन्वर्ट करके पूछ लिया जाता है कि 1 कैलोरी कितनी होती है, तो 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी होती है 10 की घात 3 कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी का जूल में अगर हम मान निकालेंगे तो निकल करके आएगा 4.18 10 की घात 3 जूल। अगला आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है तो ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ये आपका पूछा भी गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ऊष्मा संचरण का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की क्रिया ही आपकी ऊष्मा संचरण कहलाती है, और जो ऊष्मा का संचरण होता है वो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। इसको अच्छे से याद करना, तो ऐसे याद कर लो, गर्म से ठंडे की तरफ, ठीक है। तो ऊर्जा का जो संचरण होता है ऊष्मा का वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण क्या होता है? तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया, अर्थात गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर उसका ट्रांसफर होना। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा संचरण की विधियाँ। तो ऊष्मा संचरण की आपकी 3 विधियाँ होती हैं। पहली है ऊष्मा का चालन, दूसरा ऊष्मा का संवहन, तीसरा ऊष्मा का विकिरण, ठीक है। ये तीनों विधियों से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ऊष्मा का चालन विधि क्या होती है? तो चालन विधि होती है वह विधि जिसमें पदार्थ के कण अपने पास वाले कणों को ऊष्मा ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी लोहे की वस्तु को अगर गर्म करें तो आप एक तरफ उसको पकड़े होते हैं, जैसे चिमटा ले लो, चिमटा को अगर आप गर्म करेंगे, चिमटा का एक हिस्सा आपके हाथ पे होगा, दूसरा हिस्सा आप गैस पर या किसी ऊष्मा वाले स्थान पर रख दीजिए। तो सबसे पहले हिस्सा कौन सा गर्म होगा? जहाँ पर ऊष्मा होगी, जिसके संपर्क में वो होगा, और धीरे धीरे एक टाइम पर जो ऊष्मा होगी वो आप जहाँ आप पकड़े होंगे वहाँ तक ऊष्मा पहुँच जाएगी। तो ये होता कैसे है? ये आपकी ऊष्मा की चालन विधि से होता है। इस विधि में होता क्या है, आपका पदार्थ के कण गर्म होकर अपने पास वाले ठंडे कण को ऊष्मा दे देते हैं तथा इनका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ये छड़ थी हमारे पास, ठीक है, एक ये छड़ है, और हमने क्या किया है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ के कण गर्म हो जाएंगे, ये कण गर्म होंगे तो अपने पास वाले कणों को ऊष्मा देगा, ये अपने पास वाले को, ये अपने पास वाले को। एक ऐसी स्थिति आएगी कि आग भले ही यहाँ जल रही होगी पर ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म होगा? यहाँ के कण अपने पास वालों को ऐसे ऊष्मा ट्रांसफर करते जाएंगे, और धीरे धीरे जो हिस्सा किसी उसके अग्नि के संपर्क में नहीं है वो भी गर्म हो जाता है। यही विधि है आपकी ऊष्मा की चालन विधि, ठीक है। एक हिस्से पे आपकी ऊष्मा लगती है और दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है।
कैसे पदार्थ के जो कण होते हैं वो ऊष्मा को अपने पास वाले कण को ट्रांसफर करते रहते हैं, इस तरीके से गर्म होता है। ठीक है, ये विधि आपकी किस में होती है? तो ये जो होती है आपकी ठोस ठोस माध्यम होता है, उसमें जो आपका ऊष्मा का संचरण होगा वो आपका ऊष्मा की चालन विधि के द्वारा ही होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो आपकी वहाँ पर कौन सी रहेगी? चालन विधि। ठीक है, जैसे लोहे में आपने देख लिया। अच्छा, जो चीज़ें ऊष्मा की सुचालक नहीं होंगी, जैसे आपका कुचालक बोल सकते हो उनको, जैसे लकड़ी हो गई, तो इसमें इस विधि का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसमें संचरण नहीं होगा, यानी कि जो ऊष्मा की कुचालक है उसमें ऊष्मा का संचरण होता ही नहीं है। सुचालक का मतलब क्या है? जिसमें ऊष्मा सुगमता से बह सकती है वो सुचालक कहलाती है, जिसमें सुगमता से नहीं बह सकती वो कुचालक कहलाती है। तो सुचालक और कुचालक की डेफिनेशन मैंने सोचा था कि आपको आती होगी, इसीलिए मैंने इसको नोट्स में नहीं डाला है। ठीक है, सुचालक और कुचालक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ऐसे सेकेंड सेमेस्टर में भी था तो वहाँ भी मैंने पढ़ाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा के संवहन की क्रिया क्या होती है? तो ऊष्मा के संवहन की जो विधि है, इसमें पदार्थ के कण ऊष्मा लेकर अपना स्थान छोड़ देंगे और उनके स्थान पर जो ठंडे कण होंगे वो आ जाते हैं, यानी कि पदार्थ के कण ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो जाते हैं, वही कहलाती है ऊष्मा की संवहन विधि। जैसे मान लीजिए हमने एक भगोने में पानी रखा, ठीक है, और नीचे से क्या जल रही है? आग जल रही है। तो सबसे पहले नीचे के, आपने देखा भी होगा, चाहे तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब आप पानी भगोने में रखेंगे और गैस जलाएंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसमें से कुछ चल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो होता क्या है, जो नीचे कण होते हैं जब वो गर्म हो जाते हैं पानी के कण, तो वो ऊपर उठकर आ जाते हैं, और जो ऊपर ठंडे कण थे वो कहाँ पहुँच जाते हैं? नीचे। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, आपका पूरा पानी गर्म हो जाता है। अगर ये भी बात समझ में नहीं आई तो कभी कभार एक्सपेरिमेंट करके देखना। भगोने में पानी गर्म करने रखा तो ऊपर का जो पानी है वो आपको ठंडा महसूस होगा, और नीचे आप तली की तरफ हाथ लेकर जाओगे, वहाँ आपको गर्म गर्म पानी महसूस होने लगेगा। होता क्या है, वो धीरे धीरे कण ऊपर की तरफ आते रहते गर्म होके, और एक स्थिति पे पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये जो ऊष्मा की संवहन विधि है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी द्रव और गैसीय माध्यम में ही काम करती है, ठोस अवस्था में ये काम नहीं करती है। ठीक है, ठोस अवस्था में ऐसे बोल सकते हो कि ठोस अवस्था में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा नहीं होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। और जो आपका द्रव और गैसीय अवस्था में जो ऊष्मा का संचरण है वो ऊष्मा की संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें चालन विधि काम नहीं करती। अगला है आपका विकिरण। तो विकिरण क्या होता है? उम्मीद कर रही हूँ संवहन और चालन आपको समझ में आ गई होगी। विकिरण में क्या होता है? ऊष्मा की वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरल रेखा में चलकर पहुंच जाती है, उसको कहते हैं ऊष्मा का विकिरण। जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है? विकिरण के माध्यम से। प्रकाश आता है ना, ऊर्जा आ रही है, ऊष्मा आ रही है, किसके माध्यम से? एक सरल रेखा के माध्यम से आ रही है, इसी को बोलते हैं विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तापमान। तो तापमान क्या होता है? गर्म या ठंडे होने की माप को ही तापमान कहते हैं। तापमान को किसके द्वारा मापते हैं? तो आपका ये तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका SI मात्रक आपका रहता है केल्विन, और अन्य मात्रक में आपका जैसे डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये भी आ जाएगा। फ़ारेनहाइट भी इसका अन्य मात्रक है। इसका जो संबंध है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, वो बहुत पूछा जाता है। आपका संबंध याद कर लो, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल F-32/9 इक्वल K-2273/5। ठीक है, ये आपका क्या है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध है। मान लीजिए अगर आपको कोई भी मान दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, जैसे मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ इसको केल्विन में चेंज करूँ, तो आप क्या करोगे? ये वाला मान और ये वाला मान उठा करके इक्वल में रख देंगे। डिग्री सेल्सियस की जगह रख दो 37, बाकी केल्विन में आपका मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको पूरा संबंध दिया गया है, इससे क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपको वैल्यू बदलनी हो, जैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो सिर्फ इतने सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमें फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो सिर्फ इतना सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो फिर कितना? इतना। ठीक है, इस तरीके से इनको लगाना पड़ता है। अगला आपका क्या है नोट पॉइंट? मनुष्य का जो शरीर होता है इसका सामान्य तापमान कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट पे बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट आपका आंसर आएगा। स्वस्थ मनुष्य के का जो सामान्य ताप होता है वो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। फ़ारेनहाइट का बहुत पूछा जाता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है आपका ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का एक बार आपसे मात्रक पूछा गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपका डाल दिया है। ऊष्माधारिता क्या होती है? तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है आपका, उसका द्रव्यमान अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस, द्रव्यमान का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए जो ऊष्मा लगानी पड़ेगी वो ऊष्मा की मात्रा कहलाती है ऊष्माधारिता। मात्रक याद कर लो, जूल प्रति केल्विन होता है एसआई मात्रक, और अगर जूल और केल्विन नहीं दिए हैं तो वहाँ पर कैलोरी और डिग्री सेल्सियस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अन्य मात्रक क्या बन जाएगा? कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सीजीएस पद्धति में मात्रक बोल सकते हो इसको। तो ये मात्रक आपका 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर से चल रहा है। ठीक है, क्वथनांक, गलनांक, ठीक है, ये सारी प्रोसेस वहाँ पर पढ़ी थी। ठोस अवस्था होती है आपकी, द्रव अवस्था होती है, गैसीय अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम क्या करेंगे, जब हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की तरफ जाएंगे, यानी कि हमने किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया तो पदार्थ क्या होगा? पिघलने लगता है। ठीक है, तो वही क्रिया क्या कहलाती है? गलन। डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है, तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है वो निश्चित ताप आपका कहलाता है गलनांक। ठीक है, सेम ऐसे ही अब क्या होगा, किसी द्रव पदार्थ को गैसीय पदार्थ में बदलने की जो क्रिया होती है वो आपकी कहलाती है वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाए आपसे क्वथन की परिभाषा, तो किसी द्रव पदार्थ को इतना गर्म किया जाए कि वो उबलने लगता है, वाष्पीकरण की क्रिया उसमें शुरू होती है। ठीक है, तो वो अवस्था कहलाती है क्वथन, और जिस ताप पर ये क्रिया होती है वो कहलाती है आपकी क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर ये पूरा का पूरा वाष्प में बदला नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्या है आपका? गैस अवस्था। तो गैस अवस्था से अगर हम ठंडा करके द्रव में आएंगे तो ये आपकी क्रिया कहलाती है संघनन। यह डेफिनेशन बनेगी, जब किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है, यह क्रिया संघनन कहलाती है। अगला, द्रव से हम वापस ठोस में भी आ सकते हैं, तो क्या बनेगी डेफिनेशन? जब किसी द्रव पदार्थ को ठंडा करते हैं तो वह ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को कहते हैं हिमीकरण। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपकी हिमांक। ठीक है, जैसे बर्फ़ से आपका क्या, अब इसको मैं एग्जाम्पल से भी आपका समझा देती हूँ। बर्फ़ ले ली और बर्फ़ से हमने क्या बनाया? बर्फ़ से हम आ गए द्रव की तरफ, यानी कि जल की तरफ। द्रव नहीं, जल। बर्फ़ से हम आ गए जल की तरफ, तो ये क्रिया क्या हो गई? गलन हो गई। ठीक है, जल से हम चले गए जल वाष्प की तरफ, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी? वाष्पीकरण हो जाएगी। अगला, वाष्प से हम वापस कहाँ आ गए? जल में, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी? संघनन हो जाएगी आपकी। और नेक्स्ट, जल से हम कहाँ आ गए? वापस बर्फ़ में आ गए, तो ये क्या हो जाएगी? हिम। हिम क्या होता है? बर्फ़, तो हिमीकरण ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक क्रिया और है जिसको याद रखना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है? जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होना चाहिए, परंतु जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वो क्रिया आपकी कहलाती है ऊर्ध्वपातन क्रिया। ये क्रिया किसमें होती है? कपूर। कपूर को जब हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो देखो वहाँ पर द्रव नहीं मिलता, सीधे सीधे वो गैस बन जाती है। कपूर हो गया, नौसांदर हो गया, नौसांदर को जलाते हैं तो वो भी क्या होता है आपका? सीधे सीधे किस में बदल जाता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो आपका ऊष्मा का टॉपिक हो गया है। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आपका पढ़ेंगे प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्वेश्चन इनसे बनते हैं क्योंकि आपका फिजिक्स का टॉपिक है, और फिजिक्स का अभी तक आपको कोई ढंग का टॉपिक तो मिला नहीं था, यही आपका स्टार्ट हो रहा है, ऊष्मा, ध्वनि और प्रकाश। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो फिजिक्स का बनेगा वो यहीं से बनेगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।